इस टॉपिक को हम देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस के नाम से भी जान सकते हैं और साथ ही साथ यूनियन स्टेट के रिलेशंस के नाम से भी जान सकते हैं। जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, तो एक बात इसमें क्लियर डिमार्केट है, क्लियर डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलती है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपनी शक्तियों का इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को अपनी जो शक्तियां हैं इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। जब हम बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, संघवाद संघात्मक ढांचा जहां पर हमें देखने को मिलता है, वहां पर हम देखते हैं दोहरी सरकार, एक तो होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार, जिसके बीच में हमें देखने को मिलता है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर को हम यूनियन का नाम भी दे सकते हैं। तो दोनों की जो शक्तियां होती हैं अच्छे से डिवाइडेड होती हैं। इसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 एंड पार्ट 12 में की गई है। तीन तरह की शक्तियां का विभाजन हमें देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में: लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर। इसको अगर आप याद रखना चाहते हो, LAF, लाफ, ठीक है, इसको शॉर्टकट मैं जो अक्सर इसको याद रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, LAF, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद लेजिस्लेटिव पावर, और वी कैन से रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो, जब कानून बनाने का अधिकार होता है उनकी डिवीजन कैसे होती है। दोनों के पास अलग अलग विषय होते हैं जिसके ऊपर ये दोनों कानून बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं 97 सब्जेक्ट। दूसरे उसके बाद हमें देखने को मिलती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमें सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं 66, और इसके बाद हमें देखने को मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद यूनियन लिस्ट। ये जो 97 लिखे हैं ये पुराने सब्जेक्ट हैं, अब इसमें एडिशन हो चुकी है। एडिशन के बाद हमें इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है? जैसे डिफेंस का इशू हो गए, कोई फॉरेन अफेयर का इशू हो गए, जैसे कोई वॉर होगी तो उस दौरान जो डिसीजन लिए जाएंगे, वॉर एंड पीस का जो इशू होगा, इसके ऊपर पूरी तरह भारत सरकार के निर्णय लागू होते हैं। रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया, एयरवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, देश की करेंसी, नई करेंसी जब आएगी तो वो कौन डिसाइड करेगा आएगी? पुराने नोट बंद होंगे, ये हमेशा यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। जैसे बैंकिंग हो गया, अश्योरेंस हो गया। अभी 2021 में हम देखेंगे कि जनगणना हमें देखने को मिलेगी, तो ये कौन करवाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवाती है। ये पूरी तरह अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। अब राज्य सूची में ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस राज्य के नज़रिए से ज़्यादा होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो इश्यूज स्टेट को भी दे सकती है। तो इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं? इसमें जैसे पुलिस का इशू आ गया, जैसे जेल होती है, पब्लिक हेल्थ का इशू हो गया, साफ सफाई का इशू हो गया, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर का इशू हो गया। लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती हैं शहरों में म्यूनसिपैलिटी, और गांव में हमें देखने को मिलती है पंचायतें, तो वो भी हमें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही देखने को मिलती है। फिर एग्रीकल्चर हो गया, जंगल हो गए, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। ये सारे ऐसे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल 66 सब्जेक्ट्स थे, और प्रेजेंट टाइम में 61 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो स्टेट लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कैसे कानून बना सकती है? ये कुछ तरीके हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। अगर रेजोल्यूशन आता है राज्यसभा में कि कोई ऐसा इशू है, ऐसा कोई मुद्दा है जो राष्ट्र के नज़रिए से जरूरी है, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस वाला इशू है, तो ऐसे में क्या होगा कि राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी के साथ बिल पास हो जाएगा। एंड देन जो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कानून बना सकती है, कोई भी स्टेट उसको नहीं रोक सकती। एंड देन सेकंड ऑप्शन इज बाय इनविटेशन। इनविटेशन मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
वो खुद इनवाइट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई पर्टिकुलर इशू बताएंगे कि इसके ऊपर देखो अधिकार तो स्टेट का है, मगर हम आपको इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं कि आप आके इसके ऊपर कानून बनाएं। तो ऐसे इश्यूज कैसे कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे कोई दो स्टेट के बीच में कोई रिवर जा रही है, तो कितना कितना पानी दोनों स्टेट्स को मिलेगा, ऐसे इश्यूज होंगे। उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो होगा स्टेट सेंटर को दे देगी, या उसको बोलेगी कि आपका जो डिसीजन होगा वो हम दोनों ही स्वीकार कर लेंगे। देन नेशनल इमरजेंसी, जब देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगी, तो ऐसे में आप देखोगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट के अधिकार दिए गए हैं, उस दौरान वो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार नहीं रखते। उस दौरान भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हेर फेर कर सकती है, ये कानूनी तौर पे उनके पास अधिकार दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी आपको पता है दो तरह की हमें देखने को मिलती है, एक तो होती है इंटरनल रीजन, एक एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब अगर दूसरे देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इंटरनल मतलब जब आर्म्ड जो रिबिलियन हो जाए, जो हमारे देश की जो आर्म्ड है फोर्सेस हैं वो देश के खिलाफ हो जाए। और उसके बाद ये है स्टेट इमरजेंसी, जब मान लो देश में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, तो तब भी राष्ट्रपति शासन एक तरह का हमें देखने को मिलता है। और अपनी राष्ट्रपति का एक हम बोलते हैं कि नुमाइंदा होता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नर। तो गवर्नर उस वक्त सारे सीएम के काम करता है, तो उस दौरान भी सीएम के पास जो अधिकार होते हैं स्टेट के पास, वो भी उनसे छीन लिए जाते हैं। तो सेंटर के द्वारा ही और जो शक्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो वाली ऐसी सूची है जिसके ऊपर 52 हमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट टाइम में इसके सब्जेक्ट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 47 थे, अब देखने को मिलते हैं 52। तो इनमें जो भी इशू आते हैं इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे कोई ट्रेड यूनियन का इशू होगा, फिर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई इशू होगा, प्राइस कंट्रोल, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई, इसके ऊपर दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए कंकरेंट लिस्ट के इशू को लेके, तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। इसके अलावा है फोर्थ पॉइंट, रेसिजुअरी पावर। रेसिजुअरी पावर में हम देखेंगे कि ऐसे इशू, ऐसे विषय जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, अगर ऐसा कोई इशू आता है, कोई ऐसा कानून है, तो उसको हम डालेंगे रेसिजुअरी पावर में। और रेसिजुअरी पावर में अक्सर देखते हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि स्टेट पावरफुल होती हैं। तो बट इंडिया में आप देखोगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ऑटोमेटिकली रेसिजुअरी पावर उन्हीं के पास जाएगी। ठीक है, सो लेजिस्लेचर पावर जो है, लेजिस्लेचर जो रिलेशन है, यहीं पे कंप्लीट होते हैं।